नमस्कार। जय हो के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई एपिसोड्स में हमने विविध विषयों पर चर्चाएं की, जैसे जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सेवा, कोविड पैंडेमिक, इकोनॉमिक्स, ट्विटर, अमेरिकन डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी। और इन सभी विषयों के बाद आज हम चर्चा करेंगे हमारे भारतीय अस्तित्व का, हमारे आइडेंटिटी का। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, उन्हें आपने प्रतिदिन विविध चैनल्स पर, नेशनल डिबेट्स पर देखा तो होगा ही। उसके अलावा ऑर्गेनाइजर वीकली मैगजीन में आपने उनके आर्टिकल्स और उनका संपादन भी पढ़ा होगा। जी हाँ, ऑर्गेनाइजर, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1947 में पार्टीशन के कुछ ही दिन पहले जो स्थापित किया था, और जो आज आप एक वीकली मैगजीन के रूप में पढ़ सकते हैं। L.K. अडवाणी जी और शेषाद्री चरी जी जैसे दिग्गज इंटेलेक्चुअल्स जिसके एडिटर रह चुके हैं, उसी ऑर्गेनाइजर वीकली के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के चर्चा करते हैं श्री प्रफुल्ल केतकर जी से। The only true undeclared communist that was existing in Constituent Assembly was Pandit Jawaharlal Nehru. It's okay. Who went on to the US saying that Modi is not the right man to be India's PM. They are the same people who are picking up these stories time and again, whether it is, about cow protection, whether it is cow urine, whether it is rape cases, and now this Ayush guidelines. Why? The simple certain inherent binding factors that hold us together, and that's why we have a role to play. Not just because BJP is in power. We are generally in news when BJP is in power. In fact, we have played more constructive role when BJP is not in power. Whether it was during emergency, whether it was during partition, organizer was the first. बाबा साहब को एज अ रियलिस्ट थिंकर, प्रैग्मेटिक थिंकर करके समझना बड़ा उपयुक्त होगा। व्हेन वी आर सेइंग बाबा साहब इज अ थिंकर ऑफ ऑल एजेस, देन वी हैव टू रिकॉन्टेक्चुअलाइज बाबा साहब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। लेकिन शायद हिस्ट्री, ये कंसेप्ट जो है, मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग की जो कंसेप्ट है, वो रेजिम चेंज पर आधारित है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर आधारित है। और इसीलिए जब सत्ता में परिवर्तन होता है तो ही इतिहास होता है। जो विजेताओं ने लिखा होता है वही हिस्ट्री होती है। हमारा चैलेंज तो है कि क्या हम नमस्ते, जय हो के एक और विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और खास स्वागत है हमारे आज के अतिथि का, जिन्हें आपने सभी ने विविध चैनल्स पे देखा होगा, आपने इनकी बातें सुनी होगी। इनका जो वीकली ऑर्गेनाइजर है वो भी आपने पढ़ा होगा, और आप भले परिचित होंगे इनके बहुत सारे विचारों से, इनके ओपिनियन से। लेकिन आज हम उनसे कुछ स्पेसिफिक प्रश्न पूछेंगे जो पिछले कई दिनों से हम सभी के मन में उठ रहे हैं, और हम उन सभी का स्पष्टता करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते राजलक्ष्मी जी। पहले तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हो के इस एपिसोड ने मुझे आपने आमंत्रित किया। मैं कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटेलेक्चुअल वगैरह नहीं हूँ, लेकिन एक पत्रकार के नाते और एक राष्ट्रीय विचारों से जुड़ी हुई पत्रिका के संपादक के नाते समकालीन कुछ विषयों पर डिबेट चलते हैं, इश्यूज चलते हैं, तो उस पर जितना हो सके उतना समाज के मन को परखना, और ऑर्गेनाइजर का, जैसे हम भी ये कहते हैं कि वॉइस ऑफ द नेशन, 1947 से हमने ये यात्रा शुरू की, तो प्रयास यही रहता है कि समाज का मन, राष्ट्र का मन जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो। सो दिस इज अ जेन्युइन एफर्ट टू awaken the national consciousness on certain issues and reflect on what the nation thinks about certain important
डायनेमिक्स रिलेटेड टू नेशनल अवेकनिंग। तो ये एक जेन्युइन एफर्ट रहता है। मैं जय हो के प्रयास को भी उसी दिशा में एक कदम मानता हूँ। जी, हमारा प्रयास है कि ये जो नेगेटिविटी चल रही है हर जगह, और जो एक इंडिया इज कोलैप्सिंग, ये जो एक नैरेटिव चल रहा है, उसे हम पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। और एक जो हमारा मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, उसका प्रयास है ये। और हमारे भारतीय समाज और भारतीय जो एक सिविलाइजेशन है, इसकी यही एक विशिष्टता रही है कि हम भले कुछ भी आए, भले कितनी भी बड़ी विपदा हो, हमने हमेशा उसका सामना किया हुआ है और हम विजयी रहे हैं इसके ऊपर। आगे भी हम यही प्रयास करेंगे। और हमें यकीन है कि हमारा जो एक स्वप्न है कि भारत विश्व गुरु बने, मुझे आशा है कि डेफिनेटली हम विश्व गुरु बन सकते हैं। पिछले दिनों एक इवेंट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, उन्होंने जो कुछ बातें करी थी, उसके पश्चात बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स वर मिसअंडरस्टूड। और उनकी जो 3 बातें थी, जो स्पेशली जो कंट्रोवर्शियल हुई, उसके ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डाल सके तो अच्छा होगा। जो जो सबसे पहला था कि सभी भारतीयों का डीएनए सेम है। और जो उन्होंने कहा कि सभी का जो मूल है वो हम सब हिंदू थे सबसे पहले। इस बात पर एक कंट्रोवर्सी हुई। दूसरी बात ये थी कि मुसलमानों से जो कहे कि आप भारत छोड़ दो, वो हिंदू नहीं। इस बात पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। और तीसरी बात कि जो लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। इस बात पर भी कड़ी निंदा हुई। तो मेरे विचार से इसमें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और आरएसएस के काफी इंटेलेक्चुअल्स ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि पूर्ण तरीके से उनके भाषण को अगर आप सुनेंगे तो आपको ये बातें कंट्रोवर्शियल नहीं लगेंगी। तो क्या अंतर हुआ रहेगा इनके समझने में और उनके कहने में, ये अगर आप इसकी स्पष्टता करें। देखिए राजलक्ष्मी जी, मैं कोई संघ का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन इस बार का आपने यदि ऑर्गेनाइजर का अंक देखा तो उसमें भी मैंने इस विषय को बहुत इन डेप्थ डील किया है। इनफैक्ट माय एडिटोरियल इटसेल्फ इज ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। सिंपल सी बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, लेकिन 2 तरह के रिएक्शंस आए, और रादर आई वुड से देयर आर रिएक्शंस फ्रॉम 2 डिफरेंट क्वार्टर्स। वन इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल। पॉलिटिकल रिएक्शन है कि सी दिस इज मेनली अबाउट UP election. The elections are around the corner, so RSS is making some posturing, or something like RSS is making this statement, but what is actually happening on the ground? I won't deal with them because Sarasanga Chalak himself has dealt with them in detail कि संघ ने कभी इमेज की परवाह नहीं की। संघ के बहुत सारे ओपिनियंस ये बहुत रिसेंट पीरियड तक ये हिंदुओं के बीच में भी अनपॉपुलर ओपिनियन हुआ करते थे, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस बढ़ा। राम जन्मभूमि आंदोलन को भी अचानक से सब जगह से प्रतिसाद मिला ऐसा नहीं। 370 को लेकर भी समाज में सारी चेतना थी ऐसे नहीं। गोरक्षा के विषय को लेकर भी संघ ने ही शुरुआत की थी। 1967 का सबसे बड़ा आंदोलन भी दिल्ली के बोट क्लब पर संघ के मार्गदर्शन में हुआ था, हालांकि सारे संतों ने किया था। वैसे ही बॉर्डर्स के सारे जो इश्यूज है उनको लेकर भी समाज में चेतना थी ऐसा नहीं है, लेकिन संघ कंसिस्टेंटली एक प्रयास करता है। मातृभूमि में मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। आज भी ये पॉपुलर ओपिनियन नहीं है, लेकिन संघ के इस पर रिजोल्यूशंस है। तो संघ ने इमेज की परवाह नहीं की, न संघ ने पॉलिटिकल उसके गेन और लॉस की परवाह की। संघ तो राष्ट्रहित में, जैसे सरसंघ चालक जी ने उस भाषण में कहा, राष्ट्रहित के बारे में पोजीशन करता है, लेता है, भूमिका लेता है, उसमें समाज में जागरण का काम करता है, स्वयंसेवक करता है। लेकिन जो दूसरे क्वार्टर से है और खासकर के सोशल मीडिया में जो हिंदुत्व या
हिंदू वॉरियर्स के नाते जो उतरे हैं, उनके मन में एक संभ्रम निश्चित पैदा हुआ। और वो पैदा होने का मूल कारण ये है कि उनकी इस्लाम के फंडामेंटल्स के प्रति एक धारणा है। उसमें उन्होंने ये मान लिया कि इसके कारण हिंदुत्व का जो संघ की जो ट्रेडिशनल पोजीशन है, हिंदुत्व का जो थॉट है, उसको डाइल्यूट किया गया है। फैक्ट्स क्या है? आई विल जस्ट गिव यू 3 फंडामेंटल फैक्ट्स। फर्स्ट, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि चाहे डीएनए वाला स्टेटमेंट हो या लिंचिंग वाला स्टेटमेंट हो, वो ना हिंदुओं के लिए था, ना वो हिंदुओं को एड्रेस कर रहे थे। ही वॉज स्पीकिंग ऑन द फोरम of Muslim intellectuals. The entire speech was addressed to Muslim intellectuals to take certain steps forward. हिंदू मुस्लिम एसिमिलेशन को लेकर बहुत सारे अटेम्प्ट्स इससे पहले भी हुए, बट दे वेर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड्स रेज्ड बाय मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम लीडरशिप रादर they perceived to be the sole representative of Muslim community. Here, RSS Sar Sangh Chalak is making one thing very much clear, that if you are with us, it is better. If you don't want to accept this premise, even otherwise, we are working for national reconstruction. राष्ट्रहित के और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत का यदि कोई एक भी व्यक्ति, एक भी तबका यदि इस प्रक्रिया से छूट जाता है तो भारत को सही में वहां तक पहुंचने में दिक्कत होगी। एंड दिस इज अ फैक्ट दैट भारत में इतनी सारी मुस्लिम जनसंख्या। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं सिर्फ उसको डिकोड कर रहा हूं कि भारत का मुस्लिम समुदाय जो है वो भारत के बाहर के इस्लाम के प्रभाव से बहुत भिन्न है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, ये भी बात सही है, संघ ने उसके बारे में बार बार पोजीशन ली है, ये भी बात सही है। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल्स को जब एड्रेस कर रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप को, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया आरएसएस के सरसंघ चालक को अपने मंच पर बुलाने का, तब उन्होंने ये कहा कि 3 फंडामेंटल इश्यूज है जो हमको जोड़ते हैं। एक, हमारी मातृभूमि समान है, हमारी संस्कृति समान है और हमारे पूर्वज समान। अब मुझे नहीं लगता जब आप इन तीनों को एकत्रित लेते हो तो कहां पे दिक्कत है। if you take just one DNA portion, then you may be it may lead to some confusion. तो मेरा हमेशा से ये प्रश्न रहता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन पढ़ के ये कर रहे हो या पूरा उसका आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो। तो ही हैज क्लियर मेड द स्टेटमेंट कि भारत हमारी मातृभूमि है, हमारी समान संस्कृति है और जो हमारे पूर्वज है वो सबके समान रहे। उपासना पद्धति बदल गई हो लेकिन पूर्वज समान। अब इसमें क्या है कि जो जिन्होंने अपने आप को इस्लाम के प्रिज्म से देखना शुरू किया है ना, उनके लिए दिक्कत होने लगती है। दे ऑल्सो सी हिंदू एंड हिंदुत्व फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ सेमेटिसिज्म। वो भी अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं। इसलिए मैं तीसरा बिंदु रखूंगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो स्पीचेस, उनके 5 स्पीचेस हुए, उसमें एक इंपॉर्टेंट वाक्य कहा है कि in our sacred language Sanskrit and other Indian languages, there is no synonymous word for the concept called exclusion. अब जैसे ही आप ये कहते हो ये नहीं है, भारत में शैव रहे, वैष्णव रहे, अलग अलग सेक्ट्स आते गए और हमने सबको समा लिया। हम एक विशिष्ट समुदाय में से भी, आप भारत में देखिए, भारत में शिया और सुन्नी तो है ही, लेकिन आपको देवबंद और बरेलवी भी दिखेंगे, आपको ख्वाजा भी दिखेंगे, आपको बोहरा भी दिखेंगे। जितने सेक्ट, जितने फिरकों की बात की जाती है वो सारे फिरके भारत में हैं और वो शांति से रह रहे कंपेयर टू अदर इस्लामिक कंट्रीज। ये केवल भारत में ही दिखता है बिकॉज ऑफ इट्स हिंदुत्व और हिंदू हेरिटेज।
वेरी ट्रू। इसी बात को उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सप्लेन किया, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को एक्सप्लेन किया। और संघ ने ये बात पहली बार नहीं कही। आरएसएस के सरसंघ चालक श्री गुरुजी माधव राव सदाशिव गोलवलकर, जो सेकंड सरसंघ चालक थे, उन्होंने उसको और एक्सप्लिसिटली कहा था, जब उन्होंने कहा कि देर आर 4 लेयर्स ऑफ धर्म: राष्ट्र धर्म, समाज धर्म, कुल धर्म एंड व्यक्ति धर्म। my way of worship can be my व्यक्ति धर्म, but that cannot supersede first 3 dharmas. That's how he has explained this. अब जैसे ही इस प्रीमाइस को कोई मानता है तो वो इस्लाम के फंडामेंटल्स पर नहीं चलता, वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की आइडियोलॉजी पर नहीं चलता, वो अपने आप ही भारत के हिंदू हेरिटेज के साथ, हिंदू कल्चर के साथ अपने आप को एसिमिलेट कर लेता है। और इसी कारण से उसकी भारत के समाज में स्वाभाविक रूप से स्वीकृति, भारत की परंपराओं के साथ सम्मान, भारत में एक आपसी सौहार्द जो है, द स्टेट ऑफ हार्मनी क्रिएट हो, सोशल एसिमिलेशन हो, ये अपने आप ही संभव होता है। लेकिन ये करना है या नहीं करना है, ये चॉइस मुस्लिम समुदाय का है, मुस्लिम लीडरशिप का है। वो चॉइस उन्होंने दिया है कि इफ यू गो ऑन दिस पाथ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर कम्युनिकेशन, वी कैन overcome the scars of past, overcome the wounds of history if you follow this path. Otherwise ये जो हमारा जो विश्व गुरु होने की तरफ का जो मार्गक्रमण है वो मुश्किल में आएगा, उसमें कुछ hurdles क्रिएट होंगे। That was the crux of the message. If you want to use it out of the context for your own propagation, it is अप टू यू। लेकिन उन्होंने उसमें जो कहा वो बात महत्वपूर्ण है कि घाव बड़े पुराने हैं और गहरे हैं, उनको मिटाने के लिए भी कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, प्रयास भी लंबे करने पड़ेंगे। तो वो लंबे प्रयास में ये डिस्कशन का एक शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द इमीडिएट स्टेप, एंड हिंदू सोसाइटी अननेसेसरी शुडंट टेक इट ऑन इट that it was a message for Hindu fringe, it is a message about lynching. वो पहले भी, और हमारा ये कल्चर नहीं रहा है, हिंदू थॉट में लिंचिंग नहीं रहा है, दिस इज अ फैक्ट। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गलत केसेस भी होते हैं, गलत क्रिमिनल्स है, लेकिन सबके साथ एज पर द लॉ एक्शन होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मैंने कहा ना कि सिमेटिसिज्म के प्रिज्म से जब आप सारे हिंदुत्व सिविलाइजेशनल थॉट को देखने लगते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। एग्जैक्टली। तो वो एक जो अंतर रह गया था उनके कहने में और समझने में, अच्छा हुआ जो आपने इसकी स्पष्टता की। बहुत सारे शब्द यूं ही चलते रहते हैं हमारे कन्वर्सेशंस में, जैसे यूनिटी, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन। तो ये सब इसमें कितना अंतर है, और आपको क्या लगता है ये जो एक भारतीय सिविलाइजेशन, अगर ये हमारे सभी के पूर्वज एक ही हैं, तो फिर ये असिमिलेशन की बात क्यों हो रही है? ये मतलब वो तो ऑलरेडी हम सब एक ही हैं, फिर तो why this question of assimilation, and what exactly do you mean when you talk about assimilation of all the different communities? See, मेरा सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो है कि यूनिटी इज मोर आर्टिफिशियल प्रोसेस। जैसे हम अनकॉन्शियसली एक टर्म यूज करते हैं कि वी हैव डाइवर्स कल्चर्स। डू वी रियली हैव डाइवर्स कल्चर्स, और वी हैव अ यूनिक कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी? एग्जैक्टली। मतलब आप देखिए कि कहीं पे बिहू मनाया जाता है, कहीं पे संक्रांति मनाई जाती है, कहीं पे पोंगल मनाया जाता है, कहीं पे बैसाखी मनाई जाती है। लेकिन आप वहां पे ग्राउंड पर जाकर किसी भी व्यक्ति को उस त्योहार के बारे में, उस फेस्टिवल के बारे में, उसके पीछे की फिलॉसफी के बारे में पूछिए, वो कहानी कुछ एक बताएगा जो वहां के लोकल कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड होगी, बट द मैसेज बिहाइंड दैट स्टोरी विल बी द सेम। Celebrating the
the product that is given by Mother Earth, that agricultural, the cycle of various seasons, that is being celebrated. और भारत के सारे त्योहारों में ही हमको दिखता है. अलग अलग राज्यों में उसका एक्सप्रेशन अलग होगा, उसके नाम अलग होंगे. भारत की भारतीयता की जो विशेषता है और उसका जो हिंदूनेस है वो इसमें है कि हम अलग अलग पाथ्स को डिफरेंसेस नहीं मानते. वी जस्ट सी देम एज मीन्स टुवर्ड्स द एंड्स. एंड्स एक ही है, ट्रुथ एक ही है. उसका उस तक पहुंचने का मार्ग अलग अलग हो सकता है. अब इसमें एसिमिलेशन की प्रोसेस कैसे होती है? तो एसिमिलेशन की प्रोसेस का जो फंडामेंटल पॉइंट है कि जब हम इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने लगते हैं तो एसिमिलेशन होता है. भगवान बुद्ध ने उस समय के जो परंपराओं में, मैं फिलॉसफी में नहीं कह रहा हूं, परंपराओं में जो डिस्टॉर्शंस आए थे उसके खिलाफ आवाज उठाई. उसके खिलाफ कुछ एक तरह से क्रिटिक भी उसका किया. उसके आधार पर बौद्ध मत का एक तरीके से उन्होंने प्रतिपादन भी किया. अपने फॉलोअर्स भी उनके बढ़े. उस भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स को उन्होंने, जो सनातन परंपरा मानने वाले थे, उन्होंने कभी अपना दुश्मन नहीं समझा. वो भी एक विष्णु का अवतार बन गए. बौद्ध मत भी यहाँ का एक ये बन गया. जब इस्लाम के बार बार आक्रमण हो रहे थे उस समय अलग अलग जो भारत के संप्रदाय थे उन पर एक तरीके से उसमें से बेस्ट थॉट का कलेक्शन करके सिखी का जन्म हुआ. गुरु ग्रंथ साहब जी का एक तरीके से संकलन हुआ और अलग अलग गुरु उसमें आगे चीजें जोड़ते भी गए. हिंदू घर से ही सबसे जो एल्डेस्ट सन हुआ करता था वो सिखी में एक तरीके से वो उस पथ पर चलने लगता था और लड़ने के लिए तैयार हो जाता था. तो उसको कभी एक दूसरे का हमने ये नहीं माना. अब कुछ उपासना पद्धति है जो बाहर से आई है, उसके अपने कुछ फंडामेंटल्स है, जहां पे उसका जन्म हुआ वहां के कुछ कॉन्टेक्स्ट है. उसको इस समाज में रहना है. जैसे पहले भी हमारे यहाँ पे भी हुआ, शक आए, हुण आए, कुछ ग्रीक भी आए, इवन कुछ ब्रिटिशों के समय के एंग्लो सेक्सन भी समाज के लोग अभी भी है, उनको एंग्लो इंडियंस हम कहते हैं. और पारसीज है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है. बट उन्होंने अपना यूनिक आइडेंटिटी, अपनी उपासना पद्धति, इनको कायम रखते हुए, कुछ ज्यूज भी है जिनके साथ यहाँ पे कभी परसिक्यूशन नहीं हुआ. उनको कहीं पे माइनॉरिटी सही में यदि भारत में कोई है तो जूस और पारसीज है, जो सही में मिन्यूस्क्यूल है उनकी आइडेंटिटी. यदि इफ हिंदुत्व एंड द सो कॉल्ड हिंदू नेशनलिज्म वुड हैव बीन एग्रेसिव, सबसे पहले तो उनको डर लगना चाहिए था कि हमारे अस्तित्व को क्या होगा. बट उनको नहीं लगा, उनका अस्तित्व बचा रहा. इनफैक्ट उनके यूनिक आइडेंटिटी और उनकी जनसंख्या बनी रहे उसके लिए स्पेशल स्कीम्स भारत में आए और उसके लिए पारसी समाज को इंसेंटिवाइज भी किया गया. ये केवल भारत में हुआ, पूरे विश्व भर में उनके साथ परसिक्यूशन होने के बाद भारत में उन्होंने ये अनुभव लिया. That is the process of assimilation because they accepted that there can be different paths. They never thought of converting people from Indian sects. कन्वर्जन के लिए भी भारत के भाषाओं में, इवन संस्कृत में शब्द नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं है. You can follow certain sect, but you can't convert from one religion to other. I can follow different paths, but I can't force you to follow my path. It is a personal choice. It is a व्यक्ति धर्म. Religion is a व्यक्ति धर्म. ये भारत की मान्यता है. इस मान्यता को स्वीकार करना मतलब एसिमिलेट होना है. सिविलाइजेशनल हेरिटेज को एक्सेप्ट करना, जो फंडामेंटल्स आए के समान संस्कृति है, समान सांस्कृतिक मूल्य है, समान एक तरीके से पूर्वज है और समान हमारी मातृभूमि है, उसके प्रति हमारी कोई ना कोई हमारा दायित्व बनता है.
कुछ लोग होंगे, 2-5% है जिनके फैमिलियल रूट्स कहीं पे बाहर होंगे, लेकिन उनको जो बाकी 2 पॉइंट्स है उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मदरलैंड एंड कॉमन कल्चरल वैल्यूज और हेरिटेज, उसके साथ उनको तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। हाँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में रिलीजन क्या प्रैक्टिस करते हैं वो उनका चॉइस हो सकता है। तो मुझे लगता है ये फंडामेंटल यदि क्लियर रहे तो एसिमिलेशन की प्रोसेस होगी, सोशल लेवल पर हार्मनी और कुछ कॉमन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर हम समान रूप से मिलकर काम कर सकते हैं। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट से द स्टेटस ऑफ विश्व गुरु और अवेकनिंग भारत, राइजिंग भारत, इट इसेंशियली मीन्स वी एज अ सोसाइटी राष्ट्र होता है, वो केवल राज्य नहीं होता, केवल स्टेट नहीं होता, केवल गवर्नमेंट नहीं होता। सोसाइटी के लेवल पर जब ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए समान दिशा में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, उसका तरीका यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देयर कैन बी डाइवर्स पाथ टू रीच टू दैट गोल, बट एटलीस्ट देयर हैज टू बी सम कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लार्जर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मुझे लगता है कि एसिमिलेशन के लिए ये 2 फंडामेंटल क्राइटेरिया है। यूनिटी जो है वो फोर्ज ऊपर से की हुई कंसेप्ट होती है, एसिमुलेशन जो है वो मन से आता है। व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग एंड एक्सेप्टिंग के भाई हम कभी भजन गा रहे थे, अभंग गा रहे थे, वो गाते गाते कव्वाली भी गाने लगे, लेकिन रूट्स तो अभंग और अ, अ, भजन में है। क्योंकि अ, अ, इस्लाम में तो म्यूजिक वो है ही नहीं यदि हम फंडामेंटलिस्ट पोजीशन के आधार पर जाए। लेकिन भारत में ये दिखता है, हमें कितने सारे हमारे म्यूजिशियंस है जो सरस्वती की आराधना से या गणेश जी की आराधना से अपने म्यूजिकल कंसर्ट्स का ये करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनकी उपासना पद्धति जो है वो इस्लाम की है। ये भारत में चमत्कार दिखता है। ये एक्सेप्ट करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको सेलिब्रेट करना, ये एसिमिलेशन की प्रोसेस। राइट। अब आप जब असिमिलेशन की बात कर रहे थे और आपने कहा कि भारतीयों ने कभी माइनॉरिटीज को, जैसे खासकर जूस या पारसीज, उन्हें कभी कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। एट द सेम टाइम हम सबमिसिव भी नहीं थे। अगर पूरी तरीके से हम सबमिसिव होते एज अ सिविलाइजेशन, तो ये जो अब्राहमिक जो रिलीजन्स कहते हैं, जो डेजर्ट रिलीजन्स जो कहते हैं, तो वो दोनों रिलीजन्स ऐसे थे कि उनके जो मिशनरीज या उनके जो इन्वेडर्स, वो जहां जहां पर भी गए हैं वहां पर वो सिविलाइजेशन पूरी तरीके से या तो क्रिश्चियन बन गए हैं या तो इस्लामिक बन गए हैं। जबकि भारत देश में मेजॉरिटी में हिंदू, हमारा जो सनातन धर्म है, वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से सबमिसिव भी नहीं थे। तो ये जो हम हमेशा कॉलोनाइज्ड या फिर हम रूल्ड बाय अदर रूलर्स, ये इन्वेडर्स, उनका जो एक हम डोमिनेशन की हम बात करते हैं, तो ये जो कॉलोनाइजेशन, ये कॉलोनाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, ये कब और कैसे हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझ सके तो फिर डीकॉलोनाइजेशन भी उतना ही सरल हो पाएगा। आपका इसके ऊपर काफी स्टडी रह चुका है कि आप इसके बारे में काफी सारा ज्ञान हमें दे सकते हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा। वन, हिस्टोरिकली जैसे आपने ये बताया कि लगभग 1000-1200 वर्षों का सतत संघर्ष रहा, और वो स्व के लिए रहा। उसमें केवल स्वराज नहीं था, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज था। और अ, इसी कारण से हम देखते हैं, आपने सही कहा कि आप अमेरिका की हिस्ट्री देख लीजिए, लैटिन अमेरिका देख लीजिए, वहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक देख लीजिए, सिविलाइजेशन एग्जिस्टिंग जो है वो एक तो खत्म हो गई, या पूरा का पूरा समाज, एक राजा कन्वर्ट हारने के बाद पूरा समाज एक तरीके से उसने अपनी उपासना पद्धति, और उपासना पद्धति केवल नहीं बदली, पूरी की पूरी संस्कृति ही एक तरीके से बदल गई। लेकिन भारत इतने आक्रमणों के बाद भी, कॉलोनाइजेशन के इतने प्रयास होने के बाद भी, कन्वर्जन के इतने प्रयास होने के बाद भी, by allurement, by
थ्रू एग्रेशन, सारे तरीके के प्रयास हुए, एंड स्टिल बाय एंड लार्ज वी रिमेन्ड कल्चरली एंड सोशली हिंदू। वो हमारा हिंदूनेस बना रहा। उसका कारण ये था कि इस समाज ने एक तरह से समाज के रूट्स में जो हमारा एक तरह से आध्यात्मिक चिंतन था, उसके साथ साथ हमने आवश्यकता पड़ने पर हमारा छात्र तेज भी उसी तरीके से उपयोग में लाया। और हर बार कोई ना कोई खड़ा हुआ जिसने इस देश की, इस समाज की रक्षा के लिए, आप खास करके 1498 में वास्को द गामा के आगमन से लेकर उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि इंटेलेक्चुअल डीकोलोनाइजेशन था। हाँ, समाज थोड़ा सा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस्लाम का आक्रमण उसके लिए नया था। इट वॉज टू एग्रेसिव एंड बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि भारत हमेशा से मानता रहा कि भाई एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धति अलग हुई तो क्या हुआ, तो उनके लिए भी एक उपासना पद्धति का स्थान बना देते हैं। हमने जूस के लिए भी किया, पारसीस के लिए भी किया, इस्लाम के लिए भी किया, क्रिश्चियनिटी के लिए भी किया। जो गुजरात में आए, मुंबई में आए, कालीकत में आए, अलग अलग समय पर आए, अलग अलग स्थान पर आए, लेकिन भारत के समाज का रिस्पॉन्स सेम था। इफ योर वे ऑफ वर्शिप इज डिफरेंट, we respect that, we celebrate that, and you have every right to have that way of worship. The first mosque is not Delhi's Jama Masjid. It is a mosque in Calicut, contributed by Hindu king ने लैंड दी, हिंदू लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने पूछा आपका आर्किटेक्चर कैसे होता है, एक स्थान बना के दिया। वो हमारी संस्कृति रही कि इफ योर वे ऑफ वर्शिप इज डिफरेंट, तो उसके, लेकिन जिस तरह का उसके बाद एग्रेशन हुआ, खास करके वेस्टर्न फ्रंट से, लैंड रूट से, वो भारत के लिए अप्रत्याशित था, अनएक्सपेक्टेड था। उपासना पद्धति अलग होती है तो उसके लिए काट दिया जाता है, ये भारत में मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली एक्सेप्टेबल वर्जन नहीं था रिलीजन का, उपासना पद्धति का। तो इसलिए समाज थोड़ा सा संकुचित जरूर हुआ, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा। उसके रिस्पॉन्स की स्टाइल बदल गई। वो कभी भक्ति मूवमेंट के रूप में आया, इंटरनल थोड़ा सा चिंतन शुरू हुआ, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में आया, महाराणा प्रताप के रूप में आया, फिर हमारे यहाँ पे उसके बारे में इंटेलेक्चुअल चर्निंग भी शुरू हुआ। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस जो सही में शुरू हुई, वो ब्रिटिशों के समय 1856 में हमारे यहाँ पे पहली बार यूनिवर्सिटी एजुकेशन आया। स्कूल एजुकेशन भी हमको हमारे रूट से काट नहीं पाया, लेकिन ब्रिटिशों को जब यह लगने लगा कि स्कूल एजुकेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉलोनाइज द माइंड्स ऑफ इंडियंस, तो उन्होंने फिर कहा कि इनके आइकॉन्स खड़े करते हैं जो उनको थियरीज देंगे, जो उनको ऐसे वैल्यूज देंगे जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि द मोमेंट वी गो टू स्कूल, वी come to the conclusion and we start believing as if, you know, our ancestors were fools, our forefathers were lunatic. तो ये माइंडसेट क्रिएट करने की प्रोसेस जो शुरू हुई, खास करके 1856 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 1867 में जब एशियाटिक सोसाइटी बनी और उसके थ्रू अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट, थियरीज, इस पर सारा काम शुरू हुआ, मिशनरीज का इन्फिल्ट्रेशन, और ये सारा बढ़ता गया इस सारी प्रोसेस में एजुकेशन सिस्टम की। लेकिन फिर भी उसका भी रेजिस्टेंस होता रहा। आप ये देखिए ऑलमोस्ट 1915, 1916, 17 तक, खिलाफत के आंदोलन तक हम ये देखते हैं कि देयर इज अ, जितना कॉम्प्रिहेंसिव कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था, उतना ही कॉम्प्रिहेंसिव उसके लिए रिस्पॉन्स था। तो जस्टिस रानडे जैसे जो लिबरल आइकॉन माने जाते हैं, वो राइज एंड फॉल ऑफ मराठा पावर लिखते हैं। हमारे यहाँ पे प्रफुल्ल चंद्र रे जो है वो हिंदू केमिस्ट्री लिखते हैं और सिविलाइजेशनली हमारी केमिस्ट्री की थिंकिंग क्या रही उस पर चिंतन करते हैं।
हमारे यहाँ पे हिंदू पॉलिटी लिखी जाती है, हिंदू इकोनॉमिक्स की उस समय चर्चा होती है। दैट शोज दैट देयर वाज अ रिगर एंड zeal फॉर इंटेलेक्चुअल। और ये हमें लगभग भारत में 1960s तक कोई ना कोई छोटे स्ट्रेन में, हालांकि तब तक कॉलोनाइज माइंड के साथ और एज इफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दो आइडियल्स के सिवा कुछ है ही नहीं, वी वेर नेवर अ नेशन। एक तीन थियरीज का हमें 1920s के बाद कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। एक जो ब्रिटिशों ने हमको समझाया कि वी वेर नेवर अ नेशन एंड वी आर नेशन इन द मेकिंग। तो उन्होंने यूरोप के चश्मे से भारत को देखा और उन्होंने कहा तमिल बोलने वाला और असमीज बोलने वाला एक नेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश बोलने वाला तो एक नेशन नहीं हो पाया। करेक्ट। तो उनके लिए वो एक बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन था। लेकिन दूसरा एक थॉट जो 1920s में ही भारत में आया, मॉस्को में उसकी स्थापना हुई और फिर भारत में आया, वो कम्युनिज्म का था। उन्होंने कहा इंडिया वाज नेवर अ नेशन एंड इंडिया कैन नेवर बी अ नेशन। दे ऑलवेज बिलीव इन द टुकड़े टुकड़े काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले से एक थॉट भारत में था, बहुत पुराना थॉट था, वैदिक समय से था, जिसने राष्ट्र की कंसेप्ट दी और जिसने ये कहा कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक ये जो विस्तीर्ण भूमि है वो एक समान सांस्कृतिक परंपराओं से बंधी हुई है। उसकी अपना एक वर्ल्ड व्यू है, उसकी जीवन के बारे में कुछ फंडामेंटल संकल्पना है, कंसेप्चुअलाइजेशन है, और स्पिरिचुअलिटी बेस्ड लाइफ के आधार पर यहाँ का समाज जो है वो अपने राष्ट्र का भी चिंतन करता है। अपने आप को वो केवल राज्य केंद्रित या राज्य केंद्रित नहीं मानता, वो उसको इस धर्म की रक्षा का एक सेवक मानता है। लेकिन समाज और समाज की धारणा करने वाली यह धरती और इन सबको जोड़ने वाला धर्म, इसके आधार पर यह समाज सालों से चलता आ रहा है। उसके संबंध में एक कंसिस्टेंट थिंकिंग रखने वाला कि इंडिया हैज बीन अ सिविलाइजेशनल राष्ट्र एंड दैट राष्ट्र हैज अ यूनिक रोल टू प्ले फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, ये थॉट रहा। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वामी विवेकानंद में, महर्षि योगी अरविंद ने जो इस थॉट के कंटिन्यूएशन या उसके पहले भी भक्ति मूवमेंट ने इसी थॉट को उस समय के कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से री इंटरप्रेट किया। मैं मानता हूं आज के कॉन्टेक्स्ट में संघ का जो हिंदुत्व का थॉट है वो भी वही प्रयास है कि भारत एक कोई नेशन इन द मेकिंग नहीं है। भारत कोई क्योंकि ये दोनों थॉट प्रोसेस जो है ये बेसिकली यूरोपियन प्रिज्म से भारत को देखते हैं, भारत के कॉन्टेक्स्ट से भारत को नहीं देखते। यूरोप में छोटे छोटे भाषा के आधार पर राज्य बन गए, इसलिए उनको लगता है भाषा के आधार पर तो हम एक हो ही नहीं सकते, जिनको उन्होंने नेशन स्टेट कहा। फिर वहां पे उपासना पद्धति, इवन क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हो गए तो भी वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाए, इसलिए अलग अलग नेशन स्टेट बन गए। तो लेकिन भारत में ये संभव है क्योंकि भारत की ये जो सिविलाइजेशनल थॉट है, जो दृष्टि है सारे उपासना पद्धति को, प्रकृति को, मानवीय संबंधों को देखने की, ये पूर्णतः भिन्न रही और इस कारण से ये संभव हुआ। ये भारत में संभव जो हुआ उसको मिटाने के लिए एक सिस्टमेटिक इंटेलेक्चुअल क्लींजिंग जो चला वो 1960s के बाद चला, व्हेन दिस टू फोर्सेस, कांग्रेस वर्चुअली आउटसोर्स द नेशन इन द मेकिंग। नेहरू ने जो कहा था कि नई डॉन है, नया राष्ट्र, नया नेशन बनाना है, और दूसरी तरफ ये तो कम्युनिस्ट थॉट था ही। 69 आते आते ये पोजीशंस जो है वो एक तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगी। इंटेलेक्चुअली सारा का सारा प्रोजेक्ट कम्युनिस्टों को आउटसोर्स हो गया और उसके बाद हमारी जनरेशन का स्कूल लेवल से लेकर आगे तक विस्मृति का, अपने अपने सोशल, हमारे सोशल हिस्टोरिकल हेरिटेज को भूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज दुर्भाग्य की बात है हमारे पॉलिटिकल साइंस के बुक्स जो है वो डेमोक्रेसी की चर्चा करते हुए बेल्जियम और
चाइना से शुरू करते हैं डिस्कशन, और वो हमारे टेक्स्ट बुक है, वो रेफरेंस पॉइंट्स भी कैसे हो सकते हैं? और भारत में तो कभी लोकतंत्र करेक्ट। का विचार ही नहीं। ये भी हमारे ये मानने लगते हैं मॉडर्निटी पूरी की पूरी जो है वो यूरोप की देन है, और हम जो भी हुए वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के कारण हुए। तो 19 पूरे के पूरे 18वीं शताब्दी तक हमारा वर्ल्ड ट्रेड में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कैसे रहा? पूरे के पूरे यूरोप में जो संघर्ष हुआ वो ज्योग्राफी की बेसिक डेफिनेशन को लेकर हुआ कि अर्थ इज फ्लैट और सर्कुलर। गैलीलियो और कोपरनिकस को उसके लिए व्हेन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द बिब्लिकल विजडम इंटरप्रेटेड बाय द चर्च कि अर्थ इज फ्लैट, उसके खिलाफ ये सारा शुरू हुआ। अ, अ, वहां पे तो इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम तो आज भी पृथ्वी के अध्ययन का जो शास्त्र है, साइंस है, उसको हम भूगोल कहते हैं, और आज नहीं कह रहे, 3000 वर्षों से कह रहे। तो खगोल और भूगोल ये हमारी एटलीस्ट रिटर्न में उपलब्ध संकल्पनाएं जो है वो 3000 शायद उससे पहले से भी होगी। तो द अर्थ इज स्पिरिकल एंड द यूनिवर्स इज मूविंग इन द स्पिरिकल वे, ये हमारी तो मान्यता थी। हमने कभी उसको क्वेश्चन भी नहीं किया, और क्वेश्चन करने वालों को हमने विषप्राशन भी नहीं किया या उसको जेल में भी नहीं डाला। लेकिन ये जो सारी प्रोसेस थी, इसको सिस्टमैटिक एक प्रोजेक्ट के तहत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉलोनाइजर्स ने या कॉलोनियल वे ऑफ थिंकिंग जो भारतीय लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, उसके कारण मुझे लगता है एक डाइल्यूशन हमारे स्व के संदर्भ में ही आ गया। हु आर वी, व्हाट इज आवर रियल हेरिटेज, व्हाट हैज बीन आवर सिविलाइजेशनल लीगेसी, इसके बारे में जब हम खुद भूल जाते हैं तो कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस करना और भी आसान हो जाता है। उसका रूप शायद पलट जाए, डायरेक्टली ब्रिटिश हमें रूल ना करे, डायरेक्टली अमेरिकन शायद हमको कंट्रोल ना करे, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस करने के अलग अलग तरीके, चाहे वो रेटिफिकेशन के रूप में हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन के रूप में हो, चाहे वो हमारी ये बेसिक मान्यता के योग भी जब वहां से रिकॉग्नाइज होकर आए तो वो उसको हम सेलिब्रेट करने लगे। चाहे वो जापान की तरफ से होकर आए या अमेरिका की तरफ से होकर आए, जब बाहर से आता है तो वो फॉरेन है तो अच्छा है। इस करेक्ट। मानसिकता में हम चले गए। मुझे लगता है दिस इज अ इंटेलेक्चुअल चैलेंज, दिस इज अ साइकोलॉजिकल रादर सोशो साइकोलॉजिकल चैलेंज विच वी हैव टू फेस, एंड दैट इज द आउटकम ऑफ at least 200 years, 250 years of colonial project that is that was carried out by the Europeans. Mughal history actually couldn't disturb the civilizational heritage of India. Destruction उन्होंने जो किया वो टेम्पल्स का किया, वो इकोनॉमिक लेवल पर एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लेकिन इंटेलेक्चुअली एंड अदरवाइज भारत के जो सोशल ये थे उसको वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तलवार की नोक के आधार पर नहीं कर पाए। उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्टोरिकल सारे ही डिस्कशन में उस पर बहुत सारी चर्चा नहीं हो पाती है, बिकॉज वी अगेन सी अवर हिस्ट्री फ्रॉम द यूरोपियन और ब्रिटिश प्रिज्म। हमने हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास तो किया, लेकिन हम हमारा इतिहास जो था उसको आज के संदर्भ में पुनर्भाषित पुनर्लिखित नहीं कर पाए। ये फेल्योर है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का जब सेलिब्रेशन होगा, एक अच्छा मौका है टू रिविजिट अवर इतिहास एज इट हैपेंड। इतिहास लिटरली मीन्स एज इट हैपेंड, and that can be seen through dialogues, that can be seen through stories, it can be seen through geographical expressions, text। मुझे वहां पे यूरो सेंट्रिक पैरामीटर्स पर शायद उस तरह का हिस्ट्री राइटिंग नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे संदर्भ है, सोर्सेस है जिनके आधार पर हमें
हमारे इतिहास को एक तरह से केवल मैं पुनर्लेखन नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा कि वी हैव टू रिविजिट। हमें एक नई दृष्टि से, एग्जैक्टली। भारत की दृष्टि से हमारे इतिहास को देखना होगा। तो शायद हम इस कॉलोनाइजेशन के, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन का जो चैलेंज है उसको भी शायद हम फेस कर पाए। एग्जैक्टली। आपने इतने अच्छी तरीके से सारी बात को समझाया, क्योंकि भारत देश की सबसे एक बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के पश्चात भी आज अधिकतम भारतीयों को स्वराज्य शब्द का अभी तक ठीक तरीके से एक शब्द का अर्थ, उसकी स्पष्टता नहीं है, उसका क्या अर्थ है ये अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं। अभी आप ऑर्गेनाइजर के भी 75 साल की सेलिब्रेशन लीड करने वाले हैं, और भारतीय स्वतंत्रता दिवस के भी 75 वर्ष की आप सेलिब्रेशन एक सेलिब्रेशन सरकारी आप, स्तर पर हो, प्रसार भारती आप, भी उसका एक अलग अलग प्रोग्राम्स के रूप में करेगी, हम्म, और समाज में भी आप अलग अलग रूप में सेलिब्रेशन होगा। प्रसार भारती और ऑर्गेनाइजर दोनों की सेलिब्रेशंस को आप लीड करेंगे, तो आप स्वराज्य इस शब्द को किस तरीके से देखते हैं, और स्वराज्य का ओरिजिन क्या है? क्योंकि सबके मन में एक ही एक डायलॉग, उनको लगता है कि तिलक जी ने इसका एक मतलब उसका श्रेय उनको जाता है, जबकि इसका ओरिजिन बहुत पहले हिस्ट्री में अगर आप देखने जाएं, भारतीय संस्कृति में स्वराज्य का बहुत महत्व है। तो इस सेलिब्रेशन को कितने पीछे तक आप इसको देखते हैं? देखिए, ऑर्गेनाइजर के 75 वर्ष और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में एक इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, उसकी यात्रा को लेकर तो हम आने वाले वर्ष भर में सेलिब्रेशन करेंगे ही सरकारी स्तर पर। और प्रसार भारती क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है तो उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है, मैं भी उसकी एडवाइजरी कमेटी में मेंबर हूँ, उसको लीड नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं उसका एक मेंबर हूँ। मुझे ये लगता है ना कि ये एक बहुत अच्छा मौका है। स्वराज एक कंसेप्ट ऐसी है जिसने कंटिन्यूअसली हमको इंस्पायर किया। अ, वैसे तो हम देख सकते हैं कि जब से एक्सटर्नल एलिमेंट आना शुरू हुए तब से इस स्वराज की कंसेप्ट ने हमें अ, एक तरीके से इंस्पायर किया। हमारा एक प्रमुख, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेरणा का एक सूत्र यदि कोई रहा है तो वो ये रहा है। लेकिन इस स्वराज में केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ये अपेक्षित नहीं था। इट वॉज नॉट जस्ट मियर पॉलिटिकल फ्रीडम, ब्रिटिश रूलर्स जाकर इंडियन रूलर्स आ गए ये अपेक्षित नहीं था। उस स्व का जो कंटेंट था ना वो बहुत रिच था, और इस पर बहुत बड़े डिबेट हुए। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज और जब अपने स्व स्वराज्य की बात करते हैं तो वो हिंदवी स्वराज्य कहते हैं। और वहां से लेकर आप देखेंगे कि चाहे दक्षिण में, चाहे भारत के अन्य हिस्सों में जो जो लड़ाइयां हुई विदेशी आक्रमण के विरोध में, एनी फॉरेन इंटरवेंशन इन इंडियन सोसाइटी, वो स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज, इन तीन संकल्पनाओं पर आधारित। वो स्व का कंटेंट जो था वो सेल्फहुड का कंसेप्ट, मैंने जो कहा आपको कि भारत में स्वराष्ट्र था, स्व राष्ट्र भाव था, वो नेशनहुड की कंसेप्ट थी। वो एक्सप्रेशन उसका अलग अलग हुआ होगा, लेकिन हिमालय टू हिंद महासागर, उसकी एक, उस भूमि का एक सेक्रेडनेस, जो जियो कल्चरल सेक्रेडनेस, इसको लेकर एक धारणा थी, वो कॉमन थी। और इसीलिए हमको देखते हैं कि शंकराचार्य केरल के एक गांव से निकलते हैं और
शारदा पीठ आज जो पाक व्याप्त जम्मू कश्मीर में है वहां तक पहुंच जाते हैं, उनको भाषा की कोई समस्या नहीं आती, उनको करेंसी की समस्या नहीं आती, जिन समस्याओं की आज हम चर्चा करते हैं कि ये हर्डल्स हो सकते हैं भारत में एंड दैट्स व्हाई वी नीड इंग्लिश, वो उनको नहीं आई। वो वहां से बनारस भी गए और बनारस में भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया, संस्कृत में किया। नेपाल, उनको नेपाल भी गए हैं, नेपाल नेपाल, भी गए हैं। उनको ये समस्याएं नहीं आई। भारत के बड़े बड़े मंदिरों से लिखी हुई हुंडी, जिसको हम आज ड्राफ्ट कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, वो ड्राफ्ट इधर इंडोनेशिया तक या अफ्रीकन कोस्ट तक एक्सेप्टेड थे। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वी हैड डेवलप्ड सर्टन सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्पाइट आवर इंटरनल डाइवर्सिटीज, क्योंकि हमारी मातृभूमि को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे सनातन मूल्यों को लेकर कुछ समान धारणाएं थी। और इसीलिए तिलक ने जब इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कि स्वराज इज माय बर्थ राइट कहा, तो वो इमीडिएटली रेजोनेट हुआ, और इतना रेजोनेट हुआ कि 1905 में जिस बंगाल के विभाजन के आधार पर सबसे बड़ा पत्ता ब्रिटिशों ने खेला था, वो बंगाल का विभाजन जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, 1911 आते आते ब्रिटिशों को वापस लेना पड़ा। और वो वापस केवल नहीं लेना पड़ा, उनको कोलकाता, आज जिसको कहा जाता है वो कैलकाटा एज अ कैपिटल, उनको छोड़नी पड़ी। They were so afraid to continue there in Bengal because the entire intellectual, revolutionary, सत्याग्रही, अलग अलग पाथ से, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, सारे इससे काम करने वाले लोग इस स्वराज के एक भाव के साथ ऐसे जुड़ गए कि ब्रिटिशों पर ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ समाज का कि मोस्ट इंपॉर्टेंट decision that British Indian government had taken, that had to roll back. मुझे लगता है कि इससे बड़ा किसी भी कॉलोनियल पावर का फेल्यूर नहीं हो सकता एक स्वराज की कंसेप्ट में। गांधी जी भी जब लिखते हैं तो वो हिंद स्वराज लिखते हैं, अगेन स्वराज कम्स, एंड वहां पे भी वो शुरू करते हैं क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ये हमारे स्व की एक सिविलाइजेशनल, हमारे सेल्फहुड को लेकर, वो केवल राज को लेकर नहीं, रूल को लेकर नहीं, गवर्नेंस को लेकर नहीं, स्टेट को लेकर नहीं, तो हमारे जो सनातन मूल्य है उनकी रक्षा को लेकर ये सारी लड़ाई थी। उसका प्रतीक है ये स्वराज की संकल्पना। तो मुझे लगता है कि जब हम, क्योंकि अदरवाइज 75 ईयर्स हो गए तो इट इज जस्ट अ नंबर, व्हाट टू सेलिब्रेट, व्हाई टू सेलिब्रेट। तो मुझे लगता है इस स्वराज की पूरी लड़ाई में आप देखोगे तो आपको हर मौके पर यह दिखेगा कि कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल फोर्स थी, कोई ना कोई मठ मंदिर, कोई ना कोई टेम्पल, कोई ना कोई संत था, महात्मा था, एक ऐसी फोर्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो रामदास स्वामी भी थे उनके पीछे। हम चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात तो सुनते ही, एक धर्म दंड का कोई ना कोई एक प्रतीक हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में निरंतर रहा। उस धर्म दंड की प्रतीक को हमने स्व का एक तरीके से पैरामीटर माना, हमारे सेल्फहुड का पैरामीटर माना। उन पैरामीटर्स को फिर से रिकॉन्टेक्चुअलाइज करना, आज के कॉन्टेक्स्ट में आज की नई जनरेशन को उन पैरामीटर्स के आधार पर भारत के गोल्स, भारत के नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचने के लिए एक तरीके से तैयार करना, ताकि आने वाले समय में जब हम अपने सो कॉल्ड, क्योंकि अदरवाइज आज डेवलपमेंट के पैरामीटर्स, आज प्रगति के और प्रोग्रेस के जो मापदंड है एक तरीके से, वो सारे के सारे अगेन यूरोसेंट्रिक है या अमेरिका सेंट्रिक है। तो कल हो सकता है कि वो चाइना सेंट्रिक हो जाए। किसी जमाने में भारत के इंटेलेक्चुअल फील्ड में वो रशिया केंद्रित थे क्योंकि उस समय यूएसएसआर था। तो हम अपने आप को किसी और के
as every individual is unique and has a role to play through his or her life, वैसे ही हर राष्ट्र का है कि हर राष्ट्र यूनिक है, उसकी पूरे विश्व के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की अपनी भूमिका भारत को निभानी है, तो भारत को अपने ओरिजिनल एडिफिस पर उसको खड़ा करना होगा। इट कैनॉट बी on the basis of borrowed concepts and borrowed fundamentals. It has Right. to be based on the original thinking of भारत। मुझे लगता है कि उसके लिए एक तरीके का चर्निंग, उस तरीके से अवेकनिंग, हमने बहुत सारी चीजें पिछले 75 वर्ष में अचीव की। जहां से हमने शुरू किया था उससे हम आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ, लेकिन उसमें हमारा स्व कहाँ है? हमने अर्बनाइजेशन अच्छा होता है, सबने कह दिया हमने अर्बनाइजेशन अच्छा है, मान लिया। गांव जो है वो बैकवर्डनेस का प्रतीक होते हैं, तो हमने मान लिया। सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए। अब आज हम स्किल डेवलपमेंट की, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल मॉडल थे वो इसेंशियली स्किल डेवलपमेंट के मॉडल थे। हाँ, उसमें कास्ट का एंगल किस तरीके से डील करेंगे, क्या वो बर्थ बेस होना चाहिए, इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको, हमारे पैरामीटर्स को कम से कम डेवलप तो करें, हमारे स्व को पहचाने तो सही। हमारे जो इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं अलग अलग डिविजन्स के आधार पर, फॉल्स एंड फेक आइडेंटिटीज के आधार पर, सारे जो नियो लेफ्ट या माओइस्ट थिंकिंग जिसको कहा जाता है, कि जो भारत को अलग अलग आइडेंटिटीज में अनार्की की तरफ लेकर जाना चाहता है और एक रिवोल्यूशनरी उनके प्रोजेक्ट के तहत एक ग्राउंड क्रिएट करना चाहता है, उसको भारत का सामान्य व्यक्ति बहुत सुपरफिशियली ना देखते हुए उसके पीछे के उनके षड्यंत्रों को समझे तो सही। मुझे लगता है ये सब करने के लिए एक अच्छा मौका है, और उस आधार पर हमें इस स्वराज के 75 इयर्स का सेलिब्रेशन हमको करना चाहिए। उसके लिए जो जो प्रयास समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो हो रहा है वो होंगे ही, लेकिन समाज के स्तर पर taking this as an intellectual and civilizational project, I think we should go ahead with this celebration. राइट। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि ये सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि कि ये जो एक सेक्शन है, ये माओइस्ट, ये जो लेफ्टिस्ट, ये जो लिबरल्स, जिन्होंने कुछ ऐसे हीरोज तैयार किए हैं जैसे स्टैन स्वामी और टेररिस्ट या नक्सलाइट्स, भारतीय जो जनता है उनको मालूम होना चाहिए कि हीरोज किसको बनाना चाहिए। इंटेलेक्चुअली ये हाईजैक कर रहे हैं ये पूरे नरेटिव को। एक एग्जांपल, मतलब आप देखिए, आज अश्वगंधा को जब यूएस या वेस्टर्न पेटेंट्स मिलती हैं, तभी ये आयुर्वेदिक जो स्पेशलिटीज है इन हर्ब्स की, तो तभी उसकी एक मान्यता मिलती है। तो ये जो एक इंटेलेक्चुअल हाईजैक कर लिया है, उसको नष्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगेन ये जो इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन है ना, उसके ये सिंबल्स है। तो और जहां तक ये माओवादी आइकॉन्स की बात है, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे हैव लॉस्ट देयर ग्राउंड। तो उनको अभी अर्बन स्पेसेस में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दे वांट समथिंग जिसके आधार पर वो कम से कम अपने बहुत ज्यादा इनकी ग्राउंड पर ताकत है नहीं। बाकी भी ये बहुत कुछ ज्यादा कर पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस बीच में वो समाज में जो अस्थिरता, एक कंफ्यूजन, कुछ डिविजन्स, इनको जो परपेचुएट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में समाज के लिए घातक हो सकता है। अलग अलग ग्रुप जो है वो अपने आप को मेन स्ट्रीम से अलग देखने लगते हैं, या अलग आइडेंटिटी के आधार पर उनका एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करने के लिए इन सारे लोगों को एक्सपोज करना जो है वो आवश्यक है। ये भी एक तरीके से मैं मानता हूं कि इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। आप जय हो के माध्यम से जैसे कर रही है, वैसे बहुत सारे
प्रयास होने की जरूरत है, क्योंकि इनका पेनिट्रेशन सटल लेवल पर बहुत जगह पर है और उसके कारण वो एक नैरेटिव एस्टेब्लिश करते हैं, उसको कंट्रोल भी करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है लेकिन धीरे धीरे अभी जिस तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है मीडिया स्पेस का, उसमें एक काउंटर भी नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। अ, अ, राष्ट्रीय दृष्टि से इन सारे चैलेंजेस को अ, अ, एक तरीके से आज लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राउडली कर रहे हैं, और जहां जहां पे मौका मिले उनको काउंटर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई है एक तरीके से, और जैसे कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस एक लंबी थी, वैसे डीकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस भी लंबी होने वाली है। ये हमें मानकर इस लड़ाई को हम अपने रूट्स को ठीक से नर्चर करें, क्योंकि बहुत बार हम भी अनफॉर्चुनेटली उसी एजुकेशन सिस्टम और उसी तरह की टर्मिनोलॉजीज के साथ अपने अपने कंसेप्ट हमने इवॉल्व किए हैं। So this is a difficult task, but not impossible task. और considering our history and the challenges that we have faced, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। भारतीय समाज इसको भी काउंटर करेगा और स्व के आधार पर, स्व के गौरव के आधार पर फिर से मिलकर खड़ा होगा। उस प्रोसेस में हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा हो सकता है, उसके लिए सबको तैयार करना, उसकी प्रेरणा यदि हम दे पाए तो शायद हम मीडिया के रूप में सक्सेसफुली हमारी भूमिका निभा पा रहे। वी आर सक्सेसफुली प्लेइंग आवर रोल इन दैट प्रोसेस, ऐसा मानना चाहिए। मेरा ये पर्सनल टेक है इस सारे डिबेट के संबंध। हम आभारी हैं कि आपने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी स्पष्टता से सारी बातें समझाई। और जाते जाते एक आखिरी आप संदेश अगर दें हमारे सारे दर्शकों को, सारे भारतीयों को, ये जो 75 वर्ष हुए हैं हमारे स्वतंत्रता के, और हमारा जो एक ग्लोरियस पास रहा है, तो हम बड़े ही सक्षम हैं विश्व गुरु होने के। तो ये हमारा जर्नी कैसा होना चाहिए और क्या हमने स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस जर्नी को अच्छे तरीके से कर सकें, और आपकी क्या मार्गदर्शन रहेगी इसमें? देखिए, मैं कोई इतना बड़ा हूं नहीं कि मैं पूरे देश को कोई संदेश वगैरह दे पाऊं, लेकिन मुझे एक पत्रकार के नाते, भारत की सभ्यता का एक एक विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, आई फील कि सारे भारतीयों के लिए एक अच्छा मौका है टू कनेक्ट विद द रूट्स। और हम बहुत बड़े बड़े विषयों को लेकर नहीं, लेकिन हमारी लोकल हिस्ट्री, हमारा लोकल जो बिल्कुल सिटी के लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आइकॉन्स कौन कौन होकर गए जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान दिया, छोटे गांव हैं जिनका एक जमाने में बहुत बड़ा स्थान इस सारे स्वतंत्रता आंदोलन में, उसका उसका इतिहास हम स्टूडेंट के लेवल पर ये प्रयास शुरू करें, हम एक्टिविस्ट के लेवल पर उनको लेकर स्टोरीज, उनको लेकर वीडियोस, उनकी कहानियां, क्योंकि उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। मैं शायद दिल्ली में बैठकर तमिलनाडु में किसी विलेज की कहानी के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन तमिलनाडु का स्टूडेंट तो उसके साथ कनेक्ट करना सीखे। मैं मेरा मूल गांव जहां पे है वहां के आसपास की कहानी, वहां का इतिहास, उसके बारे में तो कुछ संकलित करना सीखूं। ये हमारे रूट्स को नर्चर करती है प्रोसेस, और इसी से कोई भी समाज और कोई भी राष्ट्र की जो सामूहिक भावना है वो पुष्ट होती है। क्योंकि इतिहास जो है उसकी समझ नहीं रही तो उस देश का कभी भी भविष्य जो है वो ठीक नहीं रह सकता। तो उस दृष्टि से हम 75 ईयर्स के इस सारी सेलिब्रेशन को प्लान करें, इसको एक रिगरस एक्सरसाइज, हम फेस्टिवल तो मना लेते हैं, लेकिन बहुत बार उस फेस्टिवल के पीछे का जो थॉट है, फिलोसॉफी है, दर्शन है, उसको हम भूल जाते हैं। सिर्फ उसका एक आउटर जो एक्सप्रेशन है वो रह जाता है। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का 75 वर्ष का जो सेलिब्रेशन है वो ऐसा ना हो, बाहर से तो वो कलरफुल रहे ही,
सब लोग उसको उत्साह से मनाएं ही, लेकिन उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, उसके पीछे का जो पूरा दर्शन है, इस भारत के स्व की जो प्रेरणा है, उसको भी रिकिंडल करने का एक मौका है। उस दृष्टि से हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि दिस 75 years कैन लीड राइट फाउंडेशन फॉर सेलिब्रेशन ऑफ 100 years of Indian independence, by which we should strive and aim for becoming a Vishwa Guru in the real. बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना आपका कीमती समय दिया हमारे लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर करी हमारे साथ। और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें सुनने के बाद हम सभी स्वतंत्रता को और स्वराज्य और इस स्व के अर्थ को समझेंगे और हम जल्द ही विश्व गुरु बन पाएंगे। तो इसी के साथ जय हो और नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। मुझे आशा है कि प्रफुल्ल केतकर जी की बातें सुनकर आप सभी में बड़ा उत्साह जागृत हुआ होगा और अब से हम स्वतंत्रता और स्वराज्य के असली परिभाषा को समझकर उस दिशा में चलेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हो।